असल जो झगड़ा है वो ईरान और इसराइल का है। यूएस और ईरान का एज़ सच उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसराइल की जंग अमेरिका क्यों लड़ रहा है, ये उनके अपने लोग कह रहे हैं। इसराइल अपने अवाम को राग़िब करने के लिए क्या सिर्फ लबनान का महाज ही खोले रखेगा या फिर मिडल ईस्ट में कुछ और कार्रवाइयां करेगा या ईरान के साथ कुछ और करने की चाह रखेगा? बयानिया अगेन एक नैरेटिव बनाया गया है इसराइल की तरफ से कि हम लोग जो कर रहे हैं वो ऑर्डेन्ड है हमारी जो मजहबी किताब है उसके अंदर। इसराइल नहीं पीछे हटना चाहता इस जंग से। वो ईरान को भी काउंटर करना चाहता है क्योंकि ईरान की वजह से वो लेबनान के अंदर घुस सकेगा अगर ईरान को किसी तरह से कंटेन कर लिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, मुज़ाकरात जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर उसका पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद जो वफूद हैं वो वापसी का रास्ता जो है वो इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन इस मुज़ाकरात के वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट मंजर आम पे आती है और वो ट्वीट ये मंजर आम पे आती है कि अगर ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो वापसी का रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते, आपना हरमुज़ हम बंद कर देंगे और ये ईरान वापस नहीं पहुँच सकेंगे। और फिर वो ये बमबारी करने का भी इंदिया देते हैं, जिस पर जवाबन ईरानी हुकाम अपने ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि हमारी फ़ौजें अगर तुम समझते हो कि थकी हुई हैं तो कतई तौर पे ऐसा नहीं है, और अगर तुम ये समझते हो कि हम जवाब नहीं दे सकते तो हम खूब जवाब दे सकते हैं। और फिर एक चीज़ और कही जाती है मोहम्मद बाकर कालिबाफ साहब की तरफ से, वो ये कि अगर मुज़ाकरात पे तुम इतनी ही बात करते हो और इतनी ही धमकियां देते हो और तुम्हारी धमकियां कारगर होती तो तुम्हें मुज़ाकरात की सतह पे आना ही ना पड़ता। ये धमकियां तुम माजी में भी दे चुके हो और इन धमकियों का जवाब भी तुमने देख लिया है। तो ऐसे वक्त के अंदर मुज़ाकरात का अगला मरहला क्या होगा? लेकिन यहाँ पर बातें ये सुनने को मिल रही हैं कि इब्तदाई तौर के ऊपर कुछ सैंक्शंस जो हैं वो रिमूव की गई हैं या उन्हें अपलिफ्ट कर लिया गया है ईरान पर से बैनुल-अक़वामी सतह पर तजारत के हवाले से, जिसमें तेल की फ़रोख्त भी है और जो सीज़ एसेट्स हैं जो मुंजमद असासे बिलियन डॉलर्स की शक्ल के अंदर मौजूद हैं उन तक भी रसाई मुमकिन बनाई जाएगी। और इसके साथ साथ आने वाले दिनों के अंदर आबना हरमुज़ का कंट्रोल क्या रहेगा, यूरेनियम का मुस्तकबिल क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखने में है। लेकिन लबनान का महाज अभी भी गर्म दिखाई देता है। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान ये है कि हम उस महाज से पीछे नहीं आएंगे। तो लबनान के अंदर अगर बमबारी जारी रहती है तो फिर इस सूरत के अंदर सूरत हाल क्या होगी ईरान के पास? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कल ही ये अपने उस बयान के अंदर ये भी कह चुके हैं कि ईरान को हिजबुल्लाह की इमदाद करने से रोकना होगा, तो ईरान को पीछे हटना होगा, बसूरत दीगर हालात ख़राब होंगे। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो लबनान के महाज पे पॉलिसी पे इख्तलाफ रखते थे नेतन्याहू से, लेकिन कल मुज़ाकरात के वक्त में उनकी ये जो स्टेटमेंट है वो सामने आई। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, BBC से वाबस्ता रहीं, सहर बलोच साहिबा। सहर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सहर साहिबा, मेरा सबसे पहला सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो इतने अरसे से पॉस्चरिंग करते रहे, वो चाहे नेवल ब्लॉकेट की सूरत के अंदर हो, चाहे बयानात की सूरत के अंदर हो, चाहे डोमेस्टिक सतह पे अपने अवाम को राग़िब करने की सूरत में हो, उसका आउटकम तो बहुत अच्छा नहीं निकला। इस मुज़ाकरात की सूरत में पूरा अमरीकी मीडिया उनके ख़िलाफ़ इस वक्त है। लेकिन ये ऐन मुज़ाकरात के मौके के ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट देना, ये कैसी पॉस्चरिंग थी? देखिए, इसमें तो एक बहुत बड़ी सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तो ऑलरेडी एक ऐसी वॉर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें शायद वो जाते हुए हेजिटेट कर रहे थे। और ये अगर हम देखा जाए, पहले भी हमने कई दफ़ा इस बारे में बात भी की है कि ये बहुत ज़्यादा इसराइल के बेहेस्ट पे ये जंग शुरू की गई थी, क्योंकि असल जो झगड़ा है वो ईरान और इसराइल का है। यूएस और ईरान का एज़ सच उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है जितना ये इसराइल और ईरान का है। और उसके अंदर ज़ाहिर है अब जबकि ये सारी बातें हो गई हैं, मीडिएशन तक पहुँच गए हैं और स्विट्ज़रलैंड में मिल गए हैं, तो इवन अगर आपको याद हो तो जब ये स्विट्ज़रलैंड की बात भी की गई थी कि नेगोशिएशन वहाँ पर होंगे, तब भी लोग बहुत ज़्यादा सोच में थे, कन्फ्यूज़ थे कि पता नहीं ये खबर सही भी है या नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना एक एटीट्यूड रहा है, जो बिहेवियर रहा है, वो काफ़ी इरैटिक रहा है। तो एक दिन वो एक बात करते हैं, दूसरे दिन वो दूसरी बात करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी अपनी जो डोमेस्टिक वो जो उनकी सिचुएशन है घर में, यानी यूएस के अंदर, बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसिज़्म उनके अपने टैक्स पेयर्स से मिल रही है कि जब आपको इस जंग से निकलना ही था, जब आपको फाइनली ईरान के साथ बैठ के नेगोशिएट ही करना था, तो फिर आपने इतना ज़्यादा जो है झगड़ा करने की ज़रूरत क्या थी? आपने उनको उल्टा लड़ाई भी की और उल्टा उनको 300 बिलियन या इस तरह की जो अमाउंट आ रही है मीडिया में, कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स अब आप उनको रिम्यूनरेशन में दे रहे हैं, जो आपने वहाँ पे बमबारी की है या इसराइल ने वहाँ पे बमबारी की। और फिर एक और सवाल वहाँ पर ये भी है कि इसराइल की जंग अमेरिका क्यों लड़ रहा है? ये उनके अपने लोग कह रहे हैं और उनके अपने मीडिया पे
अब ये रिपोर्ट होना शुरू हो गया है। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन है जो वहां पे क्रिएट हो रही है, और एक तरह से एक फेस सेविंग मेजर के तौर पे ये दिखाने के लिए कि नहीं, हम इस तरह ईरान की सारी बातें नहीं मान रहे हैं, हमने उनको ये चार बातें कही हैं, हम भी उनको धमकी लगा रहे हैं, हम भी उनको तड़ी लगा रहे हैं। तो ये इस तरह की एक लेकिन पोस्चरिंग की क्या जा रही है। क्या सिर्फ धमकियों से अवाम को राग़िब किया जा सकता है और आप कोई ठोस उसका नतीजा ना निकाल पाए हों, ना यूरेनियम वहाँ से ला पाए हों, ना किसी और मुल्क मुंतकिल करवा पाए हों, ना रजीम चेंज करवा पाए हों, ना उनके मिज़िल्स के स्टॉक पाइल कम करवा पाए हों, ना इसराइल के साथ उनका तस्फिया करवा पाए हों, ना लबनान में हिजबुल्लाह की पुष्ट पनाही से उन्हें रुकवा पाए हों, तो फिर नतीजा क्या सिर्फ धमकियों की सूरत में निकलेगा और आवाम को राग़िब कर लिया जाएगा? ये तो सिर्फ आई थिंक एक जो जंग खत्म होने से पहले जो एक आप फेस सेविंग एक मेजर करते हैं, मैं ये रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यही देखने में आ रहा है कि और उसके अलावा अमेरिका के पास कुछ बचा नहीं है अब कहने हम्म। के लिए। क्योंकि आपकी बात ठीक है कि एक तरह से जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, तब उन्होंने कहा था हम ये चीजें वहां से खत्म कर देंगे, हम ईरान को मजबूर करेंगे कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम या तो कंटेन करे या कंप्लीटली खत्म कर दे, हम ये कहेंगे यूरेनियम एनरिचमेंट वहां से ना हो। लेकिन ऐसी तो कोई भी बात अभी तक नहीं हो रही है, और ईरान ने अपनी तरफ से जो रखी थी शर्त, वो सबसे पहले तो जो लेबनान का सीज फायर है उसके हवाले से बात की थी, और ये कहा था कि अगर ये जंग बंदी ईरान में हो रही है तो यही जंग बंदी लेबनान में भी होनी चाहिए। वो अपनी वो भी बात मनवा रहे हैं, हालांकि इसराइल ये बात नहीं मान रहा। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे अब तक जितनी भी बातें की जा रही हैं, यूएस एक फेस सेविंग मेजर में प्रॉपर ड्राइव में है इस वक्त, क्योंकि अगर आपने नोट किया उनके अपने मीडिया में कई दिनों से कोई भी खबर निकल रही है, कभी वो कहते हैं एलियन स्पॉट हो गए हैं, कभी कहते हैं यूएफओ के बारे में एक बहुत बड़ी स्टडी थी जो निकल आई है। ये सारी चीजें इस जंग के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुई है विद इन, उसको कंट्रोल और कंटेन करने के लिए है कि किसी तरह अवाम कुछ और बातें करे। क्योंकि अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनली जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं वो बहुत ज्यादा डिटैच्ड हैं, उनका अपना मुल्क इतना बड़ा है कि वो ज्यादातर अपने मुल्क के अंदर ही रहते हैं, उसी पॉलिटिक्स में रहते हैं। और ज्यादातर जो जंगें हुई भी हैं अमेरिका में, वो उन्होंने बाहर जाके दूसरे रीजन में की है, जिसका अपने मुल्क के लोगों को उन्होंने नहीं बताया है। हम्म। मीडिया की मदद से भी उन्होंने एक पोस्चरिंग की है कि ये सारे लोग ईवल हैं जहाँ पे हमने जाके जंग की है, और हम लोग सही हैं, और हम लोग मुल्क को बचा रहे हैं, और हम लोग यहाँ के एसएचओ हैं, और इस तरह से। लेकिन अब ये हो गया है कि अब जो लोग हैं वो टिकटॉक हो गया या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, उस पर खुद रिसर्च करते हैं, खुद खबरों को समझ रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये समझ आ गया है कि जो लेगेसी मीडिया है आपका, सीएनएन हो गया या बाकी जितने भी बड़े बड़े ये इदारे हो गए, ये उनको कंप्लीट सच नहीं बता रहे हैं। तो वो खुद ऑल्टरनेटिव के तौर पर ये देखते हैं, जिसकी वजह से अब इनको डबल वो करना पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है कि वो एक ऐसा नैरेटिव बनाए कि किसी तरह जिन पे वो हमला कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल विक्टिम है, उनको किसी तरह परपिट्रेटर दिखा सकें कि असल में तो ये गुनाहगार हैं, इनको हम मार रहे हैं। इवन अगर हम देखें जो खामनाई के हवाले से खबर आई कि उनका इंतकाल हुआ, उनको अटैक किया, तो उसमें भी सोशल मीडिया पे तो वो स्टार बन के सामने आ गए। उसमें कितनी ज्यादा ऐसी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, ये वहीं अमेरिका या वहां के जो लोग हैं उन्होंने उनके हवाले से रिसर्च करना शुरू किया कि ये कौन थे जिनको इन्होंने मारा है, क्या उनकी हिस्ट्री रही है। अब मेरी और आपकी राय उसके हवाले से कुछ भी हो सकती है, हम्म। लेकिन जब आप कॉन्स्टेंटली अपने एक शहरियों को एक खास किस्म का बयानिया दिखाएं, वो ज्यादातर और जो कि फेक हो, तो वो हम्म। बहुत देर तक स्टे कर नहीं पाता। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए तो अमेरिका का मंजरनामा और इसराइल का मंजरनामा वो ज़्यादा मुख्तलिफ दिखाई नहीं देता। कुछ रिपोर्ट्स और कुछ नए सर्वे ये बताते हैं कि 84% जो इजरायली अवाम है वो इस जंग के मुखालिफ रही, या वो ये समझती है कि इसराइल अपने नताइज हासिल कर पाया है इससे। तो फिर इसराइल अपने अवाम को राग़िब करने के लिए क्या सिर्फ लबनान का महाज ही खोले रखेगा, या फिर वो माजी की तरह फिर से स्पॉइलर बन के मिडल ईस्ट में कुछ और कार्रवाइयाँ करेगा, या ईरान के साथ कुछ और करने की चाह रखेगा? इसराइल की तरफ से तो ये सिचुएशन है कि वहाँ का जो लोकल मीडिया है, वहाँ के जितने भी ये बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, वो तो ये रिपोर्ट करते रहे हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनली बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म भी है, और अवाम उनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा है। ये टाइम टू टाइम हम देखते रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए जो वहाँ की अवाम है, बच्चे हैं खास तौर से, जो स्टूडेंट्स हैं या फिर अभी अभी जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमें किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनना, फलस्तीन के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनना, ईरान के खिलाफ नहीं बनना, लेबनान के खिलाफ नहीं बनना। लेकिन ये खबरें इस तरह से सामने आती नहीं है। ज्यादातर जो इसराइल को सपोर्ट है वो उन लोगों की है जो इसराइल से बाहर हैं, या जो उनकी एक बड़ी बिलियनियर जो एक लॉबी है जो बाकी मुल्कों में बैठे हैं, वो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक बयानिया अगेन एक नैरेटिव बनाया गया है इसराइल की तरफ से
कि हम लोग जो कर रहे हैं वो ऑर्डेन्ड है हमारी जो मजहबी किताब है उसके अंदर। उसके बेसिस पे वो अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को जो चीजें बता रहे हैं, वो एक बहुत ही डाइल्यूटेड एक फ्रेम है, एक नैरेटिव है जो उन्होंने क्रिएट किया है अपने लोगों के हवाले से। और अब वो भी क्वेश्चन हो रहा है अंदर, लेकिन ज़ाहिर है हम इतना ज़्यादा उसके बारे में नहीं देख रहे क्योंकि मीडिया भी एक सेंसरशिप का शिकार है वहाँ पे। वेस्ट बैंक तक उनकी पहुँच नहीं है, बाकी जगहों पे वो नहीं जा सकते। तो ये बिल्कुल सही है कि इसराइल, क्योंकि अब डोमेस्टिकली उनको भी क्रिटिसिज्म का सामना है और उनके भी जो अपने लीडर्स हैं, जब से ये ईरान के साथ नेगोशिएशन यूएस की स्टार्ट हुई है, वो अब बार-बार ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू तो लूज़र करार दिया इस पूरी सिचुएशन में। इसने क्या हासिल किया इस जंग से? फाइनेंशियल टाइम्स एक तरह से एक पॉलिटिकल ऑब्ituary ऑलरेडी लिख रहा है नेतन्याहू की। इकोनॉमिस्ट जो है, द इकोनॉमिस्ट, वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी वहाँ पे जो इंटरनल जितनी भी क्वेश्चनिंग होगी, उसको काउंटर करने के लिए ये लेबनान का मार्ग खुला रखेंगे। लेबनान से ये पीछे नहीं हटने वाले अच्छा, और जो अगर बाकी अगर ईरान के सहर साथ भी साहिबा, है, अगर वो कंटिन्यू रखेंगे। ये ईरान से ये लेबनान से पीछे नहीं हटते तो ईरान किस हद तक खामोश रहेगा, जिसके मुज़ाकरात के सर फहरिस्त जुमला ये था कि तमाम महाज बशमूल लेबनान के वो बंद हुँ, किए जाएंगे और वहाँ पे जंग नहीं होगी। तो जंग वहाँ पे जारी रहती है, तो अमेरिका यस। का इन्फ्लुएंस इसराइल के ऊपर किस हद तक वो कमज़ोर होगा और किस हद तक ईरान इस मुज़ाकरात के साथ जुड़ा रहेगा? ईरान को देखिए इस बात से पीछे नहीं हटेगा, जो कि अगर लेबनान में हमला होता रहता है और एक तरह से जो इसराइल का बयानिया है या जो यूएस का है और ओवरऑल जो हमने देखा है कि जो ईरान की प्रॉक्सी के तौर पे हिजबुल्लाह को समझा जाता है कि हिजबुल्लाह को आर्म ईरान करता है, तो वो उस नैरेटिव को लेके तो इसराइल वहाँ पे कार्रवाई करता रहेगा और वो जो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है लेबनान में वो चलती रहेगी। अभी रिसेंटली जब यूएस और ईरान के दरमियान जब बातचीत शुरू हुई, तो उसमें आपने नोट किया होगा कि जो जेडी वैंस हो गए या जो बाकी इजरायली पॉलिटिशियंस हो गए, उनके काफ़ी सख्त आपस में जो है इल्ज़ामात उन्होंने एक-दूसरे पे लगाए और कहा कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, क्यों आप ये कर रहे हैं? क्योंकि इसराइल नहीं पीछे हटना चाहता इस जंग से, वो ईरान को भी काउंटर करना चाहता है क्योंकि ईरान की वजह से वो लेबनान के अंदर घुस सकेगा अगर ईरान को किसी तरह से कंटेन कर लिया जाता है। ये अगर आप देखें तो पूरे रीजन में इसी तरह की जंगें चल रही हैं, चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, लिबिया हो या बाकी इराक को तो इन्होंने कर दिया कंप्लीटली, एक तरह से उनकी सारी रिसोर्सेज ले लिए। अब ईरान बचा है खित्ते में, जो उनको काउंटर कर सकता है, इसराइल को खास तौर से चैलेंज कर सकता है, जिसको वो कंटेन करने की बारहा कोशिश करते रहेंगे। तो ये अभी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने इतना अच्छा मीडिएट किया और सबको लाके साथ बिठा दिया, उसमें टर्की भी शामिल है, कतर भी शामिल है। लेकिन ये चलता रहेगा, इस ईरान जो है बैक ऑफ नहीं करेगा अपने इस क्लेम से या अपनी इस डिमांड से, नॉट क्लेम, कि जो लेबनान है उसमें ये जंगबंदी होनी चाहिए और इसराइल भी वहाँ पे अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं खत्म करने वाला। अच्छा, इसके और अंदर कतर और पाकिस्तान का एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ। इसमें जो हुँ, दीगर हुँ। अरब ममालिक हैं, हमने ये देखा कि माजी करीब के दिनों के अंदर बहुत से ममालिक ने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की ताकि उनकी मईशत ज़्यादा तबाह ना हो और जो वो इस वक्त नुकसान फेस कर रहे हैं वो उसके अंदर इजाफा ना हो। तो मुस्तकबिल करीब के अंदर किन ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात बेहतर होंगे और उसमें कतर का किरदार या पाकिस्तान का किरदार क्या रहेगा? देखिए पाकिस्तान का तो किरदार इस तरह से उभर कर सामने आया कि ज़्यादातर अगर आप देखें 2001 से लेके आज 26 साल हो गए हैं जब ये वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुआ था सो कॉल्ड, उस टाइम पर जो एक पाकिस्तान का एक इमेज था जो क्रिएट किया गया था मीडिया में या बाकी जगहों पे, वो एक बहुत ही सिक्योरिटी लेंस के थ्रू पाकिस्तान को देखा जाता था और ज़ाहिर है जो पहले एस्टेब्लिशमेंट थी पाकिस्तान की या उस दौर की जो थी उनके एक अलग अज़ाइम थे, आज जो लोग हैं उनके अलग अज़ाइम हैं। और अब ज़्यादा डिप्लोमेसी पे जो है फ़ोकस किया जा रहा है, स्पेशली रीजन के हवाले से, क्योंकि एक डिस्टेबल ईरान पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। तो उस हवाले से तो वो बहुत सही कर रहे हैं कि मीडिएशन का हिस्सा बने हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बाकी गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनकी बहुत ज़्यादा एक रिलायंस है यूएस के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, और उसमें अगर आप देखें तो उनकी अपनी फ़ौज भी इतनी ज़्यादा नहीं है और फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे के अमेरिका के साथ। उसमें उन्होंने अपने जो हवाई अड्डे हैं, जो अपनी फाइटर जेट्स हैं या जो भी उनके पास अवेलेबल सिचुएशन है, वो उन्होंने अमेरिका के साथ शेयर की हुई है। हम्म। जब से ईरान ने बाकी मुल्कों पे हमला करना शुरू किया, जहाँ से उसने कहा कि हम पे हमला होगा तो हम उस मुल्क पे हमला करने का हक रखते हैं, तब से कंट्रीज ने सोचा कि हम किसी तरह से अपने जो भी हालात हैं, जो भी हमारे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है या वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट है, वो ईरान के साथ हम सही कर लेते हैं। तो कतर, अगर आपने नोट किया हो तो कतर के जो
प्राइम मिनिस्टर हैं वो जब जेडी वैंस और सब खड़े थे वहां पे, अभी जो रिसेंट स्विट्जरलैंड में जो मीटिंग हुई है, तो उसमें उन्होंने जेडी वैंस को नहीं एड्रेस किया, ना उनसे मुलाकात की, ना उनसे बात की, क्योंकि एक तरह से कतर को ये लगता है कि अमेरिका ने उनको बीच में छोड़ दिया हम्म, और ईरान के साथ जो है वो ताल्लुकात गड़बड़ भी हो गए उनके। तो अब उनका पूरा फोकस गल्फ कंट्रीज का तो ये है कि ईरान के साथ किसी तरह अपनी बना के रखे। तो उसमें कतर सरे फहरिस्त है, क्योंकि कतर की एक ऐसी सिचुएशन है कि वो किसी भी तरह की जंग में, किसी तरह के झगड़े में नहीं पड़ेगा। वो हमेशा से खुद भी सालिस ही रहा है, मीडिएशन का एक ग्राउंड रहा है बहुत से मुल्कों के लिए। इवन तालिबान के हवाले से भी वहां पे मीडिएशन होती रही है कतर में, अक्सर हम सुनते आए हैं। तो वो अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में नहीं डालने देंगे। पाकिस्तान के लिए अच्छा ये है कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी एक आइडियल सिचुएशन में है जहां पे तुर्की के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, कतर के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, और फिर सऊदी अरब के साथ भी हैं। हम्म। सऊदी अरब के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट भी है कि अगर एक मुल्क पे हमला होता है तो वो दूसरे के लिए हमला कंसिडर किया जाएगा। इन सारी चीजों को लेके पाकिस्तान इस वक्त बड़े जबरदस्त तरीके से आगे गया है, इसमें पूरा क्रेडिट उनको मिलता है। लेकिन यहाँ पे लार्जर चीजें भी हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी इन कॉन्टेक्स्ट। वो है इसराइल, और इसराइल के जो अजाइम हैं रीजन में, उनको कंटेन कौन करेगा, ये सवाल जो है ये कॉन्स्टेंटली हमें पूछते रहना पड़ेगा, क्योंकि ना यूएन कुछ कर पा रहा है, ना अमेरिका कुछ कर पा रहा है। और इवन अमेरिका के अंदर जो क्रिटिसिज्म हो रही है इसराइल के हवाले से कि हम क्यों अपना इतना बजट दे रहे हैं, उसमें भी हो रही है। इस पूरी बात करने का मकसद ये है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो इस सिचुएशन में खुद को ये देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएस हमें अकेला छोड़ दे। तो इससे अच्छी सिचुएशन और कुछ नहीं हो सकती कि हम बाकी मुल्कों के साथ भी अपने ताल्लुकात, खास तौर से ईरान के साथ, बेहतर रखें। अच्छा, चलें, ये तो पाकिस्तान का किरदार है जिसे हम देख रहे हैं। अमेरिकन मीडिया या यूरोपियन मीडिया या मगरबी अवाम, ये पाकिस्तान के किरदार को किस नज़र से देख रही हैं, और वो पाकिस्तान के किरदार के ऊपर राय क्या रखती हैं कि पाकिस्तान क्यों ये किरदार अदा कर रहा है, और पाकिस्तान को इसके फ़वाइद या नुकसान क्या हो सकता देखिए, पाकिस्तान के पास तो इस वक्त जो मैंने अभी मीडिया वगैरह में यहाँ पर देखा है ज्यादातर, वो तो एक ये है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो 14 नंबर पर हैं। जितनी भी स्टडीज वगैरह हुई हैं, जितनी भी यहाँ पे उसको कोट किया जाता है बार बार के, इतनी ज्यादा है, और इसराइल से अबव हैं है? उनकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं। और उसके हवाले से अभी रिसेंटली भी टर्की के जो आर्मी चीफ हैं या कतर के आर्मी चीफ हैं, वो भी पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं या पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है पाकिस्तान एक ऐसी अच्छी पोजीशन में है जियोग्राफिकली भी और डिप्लोमेटिकली भी, जहां पे वो इन सारे लोगों के साथ मीडिएट कर सकता है। और इस वक्त इसकी वजह एक ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो इतने सालों से चल रहे हैं, बहुत ज्यादा एक हमने सिचुएशन देखी पाकिस्तान की, उससे एक जरा हट के पाकिस्तान को पहली दफा देखा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में भी। जैसे मैंने कहा कि एक खास स्टेरियोटाइप है पाकिस्तान के हवाले से, जो कि कहा जाता है, और अक्सर पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक ही उसमें नाम लिया जाता है। उसमें जाहिर है, एज एज आई सेड बिफोर, कि वो कुछ ऐसे पॉलिसीज थी और रही हैं, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज रही हैं, जो पहले जो स्टैब्लिशमेंट या जो भी उनको कहते हैं लीडर्स वगैरह थे जिनकी थी, या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज थी इस रीजन में। अब ये फायदा हो गया है कि अब जो मीडिया है वो भी ये देख रहा है कि पाकिस्तान एक सरप्राइजिंग मीडिएटर के तौर पे सामने आया। हालांकि ये इतना सरप्राइजिंग इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि कोल्ड वॉर एरा में भी वो ये कर चुका है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी ये कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान की एक अहमियत है उस तरह से, शायद उसको इतना प्रमोट नहीं किया गया, शायद उसके बारे में इतनी बात नहीं की गई पहले। अब क्योंकि सोशल मीडिया है, अब लोग एनालाइज कर सकते हैं, अब लोग देखते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि लेगेसी मीडिया में क्या छप रहा है और जो आम लोगों की बातचीत है वो क्या हो रही है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन इसमें जरा ज्यादा जो है वो शामिल हो गया है। और चाहे वो लेबनान की सिचुएशन हो, बहुत से लेबनीज हैं यहाँ पे, बहुत से टर्किश हैं बर्लिन में भी, जो कि इस बात को करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनका मीडिया एक्सेप्ट करता है कि ये बहुत बड़ी एक जो है बात हो गई है, डेवलपमेंट हो गई है। लेकिन अब देखना ये कि इसको ये मेंटेन कैसे करते हैं, इससे क्या फायदा निकलता है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की, अगेन एज आई सेड, के जो जियोग्राफिक सिचुएशन है वो ऐसी है कि वो इन सारी कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं उसके, बट एट द सेम टाइम, और अपने आप को रेलेवेंट भी कर लिया इतने इतने सालों के बाद। तो उसके अब वो नताइज क्या निकलेंगे, अब किस तरह से अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं, इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट्स हैं पाकिस्तान के उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, अब ये इसके थ्रू देखना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि अब देखना ये है कि अरब ममालिक या दूसरे ममालिक इसराइल को लबनान से कैसे रोक पाते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक और शोशा छोड़ा था, एक मुर्दा जो है वो कब्र में से निकाला था अब्राहम अकॉर्ड की सूरत में,
और उन्होंने कहा था अब इन तमाम ममालिक को अब्राहम अकॉर्ड के अंदर फिर से शामिल होना चाहिए। एक ऐसे वक्त में कि जो अब्राहम अकॉर्ड में पहले शामिल होना चाहते थे उनकी भी सोच तब्दील हो गई। क्या अगले एक आध महीने में हम फिर से अब्राहम अकॉर्ड वाला मंजरनामा देख रहे होंगे, फिर से टेलीफोन कॉल्स देख रहे होंगे, फिर से प्रेशर पोस्टरिंग देख रहे होंगे कि इजराइल के साथ मुआहदे किए जाएं, या अब की बार वो पुरानी सूरत हाल नहीं होगी? देखिए, अब्राहम अकॉर्ड्स तो वो बार-बार निकाल के लाते हैं, चाहे वो यूएस मीडिया हो, चाहे वो बाकी हों, क्योंकि ये तो बात काफ़ी क्लियर है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जो इज़राइल की एक्ज़िस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करते, और हमारे पासपोर्ट पे भी ये लिखा हुआ है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। उस हवाले से अगर आपको याद हो तो 2021 में भी बहुत ज़्यादा ये खबरें आई थी कि उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली कंट्रीज़ या गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से फ़ोर्स किया जा रहा था कि आप कंसिडर करें और इस तरह से इसराइल को एक्सेप्ट करने की बात करें। तब भी ये बात इसी तरह शुरू हुई थी, खत्म हो गई थी। अब सिचुएशन डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अभी पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान उस तरफ इस बात को जाने नहीं दे रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, और डिप्लोमैटिकली चीज़ों को डील कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी के साथ डील कर रहा है, और ख़ास तौर से जिस तरह से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और जो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल हैं, वो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल कर रहे हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीक़ाकार है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी के भी कंट्रोल में, जैसे हमें पता है, नहीं आते। उनको इस तरह की बात में लगाना और उनको इस बात से अवॉइड कराते रहना, आई थिंक वो चलता रहेगा। इब्राहिम अकॉर्ड को ये ज़रूर सामने लेकर आएँगे, जहाँ पे इनको लगेगा कि अब पाकिस्तान से हमारा काम पूरा हो चुका है। फिर उनको इस तरह की धमकी हो सकता है कि वो देने की कोशिश करें कि एक्सेप्ट करो। लेकिन इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि इसराइल की अपनी सिचुएशन काफ़ी वीक हो गई है, और इस वक़्त बहुत एक तरह से अनडिक्लेयर्ड है ये कि इसराइल हैज़ लॉस्ट दिस वॉर, पर एट द सेम टाइम वो एडमिट नहीं करना चाह रहे इस बात को। और अब अगर तो उसी तरह के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहते हैं, क्योंकि इनके उतार-चढ़ाव इनके रिलेशंस में भी आया है, यूएस और इसराइल के रिलेशंस में, तो हो सकता है कि अगर ये दोबारा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ये इब्राहिम अकॉर्ड को सामने लेकर आएँ, और ख़ास तौर से जब इनको लगे कि अच्छा, पाकिस्तान ने हमारी हेल्प की, मीडिएट किया, लेकिन अब हमारा काम पूरा हो गया, तो अब हम इनको इस तरह से ये कह सकते हैं दोबारा से। तो शायद ये दोबारा हो, इसकी कंप्लीट ये नहीं कह अच्छा, सकते कि ये आपने नहीं एक होगा, चीज़ कही पॉसिबिलिटी कि रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप को डील करना या उन्हें इस तरीके से ट्रीट करना ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के यस। लिए। हुँ। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि जेडी वैंस भी उसी तरीके से पाकिस्तान की मदासराई कर रहे हैं जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। यानी कल के दिन अगर देखा जाए तो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का हवाला दिया और उन्होंने ये कहा कि इंडिया से जी। मेरी बीवी और पाकिस्तान से फील्ड मार्शल, ये मेरे लिए जो हैं वो बड़े अजीज़ हैं और मुझे ये बड़े पसंद हैं। तो इस हुँ। ज़िमन के अंदर फिर जेडी वैंस जो एक तहम्मुल मिजाज शख्सियत है, उनका इस तरीके से पाकिस्तान के बारे में बात करना, उसकी वजह क्या हो सकती है? ये तो फिर कुली तौर के ऊपर पाकिस्तान की मदासराई हो रही। देखिए, एक चीज़ तो उसमें ये है कि वो मैंने भी देखी थी क्लिप जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे 2 लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ़ में, एक इंडियन है, एक पाकिस्तानी है। इंडियन मेरी वाइफ़ है और पाकिस्तानी जो है वो फील्ड मार्शल हैं, हुँ, और जिस पे सब लोग जो है काफ़ी महज़ूज़ भी हुए इस बात से। उसमें इस वक़्त जो सिचुएशन है, यूएस के पास और कोई मीडिएटर्स बचे हैं नहीं इस वक़्त, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि अगर हुँ, गल्फ़ कंट्रीज़ में आप देखें तो कतर उनसे बहुत ज़्यादा बदज़न हुआ हुआ है, क्योंकि जिस तरह से उनके मुल्क पे अटैक हुआ ईरान की तरफ से, जो ईरान कहता है कि वो लेजिटिमेट है, क्योंकि कतर से उनके मुल्क पे हमला हुआ और उनकी एयर बेस इस्तेमाल की गई ईरान पे हमला करने के लिए। तो उसके बाद से कतर के साथ इनके ये ताल्लुकात हैं। ओमान को ये धमकी देते रहे हैं, अभी रिसेंटली भी उनको धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप ने, अपनी किसी एक ट्वीट में उन्होंने ये कहा। फिर उसके अलावा जो बाकी ये गल्फ कंट्रीज़ के आपस की भी जो सिचुएशन है, वो भी इतने ज़्यादा हम-आहंग नहीं है जितने वो बज़ाहिर दिखते हैं। तो इस वक़्त घूम फिर कर जो एक ऑप्शन रहता है, जो कि न्यूट्रल भी है इस सिचुएशन में, और जो पाकिस्तान के साथ जो यूएस के साथ पहले डील भी कर चुके हैं, चाहे वो वॉर ऑन टेरर, सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर का ज़माना रहा हो, तो उसके उसके हवाले से तो वो फिर सिर्फ पाकिस्तान है। बाकी कोई कंट्री इस तरह से इस वक़्त दिख नहीं रही जिसके साथ जो है वो ओपनली, ईज़िली बात कर सके। इनकी ट्रांज़ैक्शंस भी रही हैं, वर्बल ट्रांज़ैक्शंस भी रही हैं, बायलैटरल कोऑपरेशन भी रही है। इन्होंने एक-दूसरे को हर फ़ेज़ में देखा भी है, बहुत बुरे हालात भी रहे हैं पाकिस्तान और यूएस के, स्पेशली 2011-12 में। तो अब जाके ऐसी सिचुएशन आई है कि अब उनको पता है कि रीजन में हमारा उस तरह से इतना कोई इस वक़्त कोई मदद नहीं कर सकता जिस तरह से पाकिस्तान कर सकता है। तो हुँ। वो एक जो अपॉर्च्युनिटी पाकिस्तान ने आई थिंक यूटिलाइज़ की है, वो बहुत अच्छा टाइमली की है, और उससे उनको बहुत ज़्यादा मदद मिल गई है, एक डिप्लोमैटिक रेलेवेंस मिल गई है। अगर आपको 3-4 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान को कंप्लीटली इर्रेलेवेंट करार दे दिया गया था इंटरनेशनल मीडिया में। फिर रिसेंटली जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया था कि हम तो इनको आइसोलेट कर देंगे। तो अब वो इर्रेलेवेंट
हो गए एक तरह से इस सिचुएशन में डिप्लोमेटिकली। लेकिन पाकिस्तान जो है वो उस हवाले से अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के दोबारा रेलेवेंट हो गई। अच्छा, ये बताइए कि आपकी नज़र में या मगरिब की सॉरी, नज़र आपकी में, आपको अब आवाज़ आ रही है जी? जी, अब आ रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मजमूई तौर पे दुनिया की नज़र में और इनफरादी तौर पे आपकी नज़र में पाकिस्तान ईरान से बाहमी अगर तजारत करता है तो वो किस सूरत में हो सकती है, दोनों एक दूसरे को क्या फ़ायदा दे सकते हैं, और इन 60 दिनों के अंदर रखी गई बुनियाद देर पा इस्तेहकाम दोनों ममालिक को क्या दे सकती देखिए, सबसे पहले तो ये हो सकता है कि जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी 1-2 साल पहले जो टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी-सी पैदा हो गई थी। है? टेंशन इस हवाले से कि जो गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर मतलब फाइन लगाने की कोशिश की थी और उसके अंदर जो इंटरनेशनल कोर्ट है, वहाँ पे भी उन्होंने जाने की कोशिश की थी और वो पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि इंडिया के बेहेस्ट पे की गई थी। हम्म। तो उसमें भी हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट जो है दोबारा से उसको रिन्यू किया जाए, उसके ऊपर बात की जाए क्योंकि पाकिस्तान और ईरान जो है आपस में ट्रेड अगर करते हैं तो उसके बहुत फ़वाइद हो सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इनफॉर्मल तो एक इकोनॉमी है दोनों मुल्कों के बीच में, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती क्योंकि जो उस तरफ का बलूचिस्तान है और जो इस तरफ का बलूचिस्तान है, दोनों अंडर डेवलप्ड हैं। तो हम्म। उस हवाले से अगर ये करते हैं ट्रेड तो उसका तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि इस वक़्त रीजन में ईरान को सपोर्ट करने में पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, उसका मोस्ट लाइकली एक बायलैटरल एक कंक्लूजन भी निकल आएगा। उससे होगा ये कि दोनों ममालिक बैठ के अपने जो भी डिफरेंसेस हैं या जो भी उनके प्रॉब्लम्स रहे हैं पास्ट में, खास तौर से जो मिलिटेंसी के हवाले से या जो बलूचिस्तान में जो सेपरेटिज्म के हवाले से, उसके हवाले से बात की जा सकती है, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो वो वैसे भी करते हैं। वो एक बात हो सकती है, उसपे एक डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये चीज़ें तो वो कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ ऑलरेडी बातचीत भी होती रही है, 2023 में भी हुई है। उसके अलावा भी 2024 में भी इस तरह की बातचीत रही है, तो अच्छी बात इसमें ये है कि दोनों मुल्क जो हैं एक-दूसरे के साथ बातचीत कंटिन्यू रखे हुए हैं। हम्म। तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा तो ट्रेड की सूरत में हो सकता है। जो राहदारी है ख़ास तौर से ईरान और पाकिस्तान के बीच में, वो अगर दोबारा से कायम हो जाती है, उसके ऊपर अगर क्योंकि वो इनफॉर्मली एज़ आई सेड कि वो तो चल रही है, जो चीज़ें हो रही हैं वो चल रही हैं। अगर उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से लीगलाइज़ करके जो ख़ास तौर से जो पेट्रोल वग़ैरह ईरान से पाकिस्तान आता है, सबको पता है वो ईरान बलूचिस्तान के रास्ते से लाहौर तक जाता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर तक जाता है, तो वो उस सिचुएशन को अगर वो लीगलाइज़ करते हैं या एक फ्रेमवर्क में लेकर आते हैं, वो बहुत दोनों मुल्कों के लिए अच्छा हो सकता है। अच्छा, तो इसके अलावा जो 90 से 92 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड यूएई के साथ ईरान की जा रही थी, अब उसके अंदर कहीं ना कहीं रखना आएगा, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर ना तो इसराइल के ऊपर उतने हमले किए गए, ना कुवैत पे, ना बहरीन पे, ना उर्दन पे, जितने हमले यूएई के ऊपर किए गए हैं। तो क्या उसका फ़ायदा कोई और मुल्क उठा सकता है? क्या वो गैप फिल किया जा सकता है? देखिए यूएई के साथ तो डेफ़िनेटली हालात बहुत ख़राब हो गए हैं ईरान के क्योंकि जो एक उनकी आपस में भी जो स्टेटमेंट्स वग़ैरह शेयर हुई और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यूएई ने तो प्रॉपर्ली इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया है एज़ अ कंट्री और उनके साथ जो है उनकी वो डीलिंग भी है, ट्रेड भी है, बहरीन भी उनमें से एक है। तो डेफ़िनेटली ये जो आप जिस डील की बात कर रहे हैं इसको नुकसान तो होगा। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, आगे जाके ये मज़ीद हो सकता है कि बैठ जाएँ, अगर इनको अपनी सिचुएशन लगे कि ये तो बातचीत के ही ज़रिए रिज़ॉल्व हो सकती है और हो सकता है कि उसमें कहीं न कहीं कतर जो है वो मीडिएट करने की कोशिश करे क्योंकि इस वक़्त कतर की पूरी जो कोशिश है वो ये है कि वो किसी तरह से जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर से यूएई या बहरीन और ये इस तरह के जो ममालिक हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इसराइल की साइड पर हैं, कुवैत हो गया, लेकिन ये 2 तो ख़ैर ज़्यादा उस हवाले से बिलियनेयर और ज़्यादा तरक्की याफ़्ता मुल्क हैं। तो इनमें आपस में मीडिएट कराने की भी कोशिश की जा सकती है, क्योंकि इस वक़्त कोई भी जो कंट्री है वो ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपने मुल्क पे किसी तरह का हमला या तो होने दे या फिर अपने लोगों को किसी भी तरह से जवाबदेह हो। क्योंकि लोग ये पूछेंगे उनसे और अब की जो जनरेशन है वो इस तरह की है नहीं कि वो ना सवाल पूछे, वो सवाल हम्म। पूछने वाली जनरेशन है। उसको आप नेक्स्ट वोट में क्या बताएँगे? नेक्स्ट इलेक्शन में आप उनको क्या कहेंगे कि ये कैसे हुआ? आपके मुल्क पे कैसे हमला हो गया? जबकि आप पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि यूएई जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ है या बहरीन जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ है, हमारा कोई किसी झगड़े में कुछ लेना-देना नहीं है। तो हो सकता है कि ईरान और इनके दरमियान ताल्लुकात खराब हों, जो ऑलरेडी खराब हो चुके हैं।
लेकिन कहीं न कहीं मीडिएशन की भी जगह और गुंजाइश है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्योंकि ईरान के जो स्टेटमेंट्स अगर आप उनको देखें तो वो काफ़ी क्लियर हैं कि हम उसी कंट्री पे अटैक करेंगे जो जिनकी एयर बेस हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। हमें लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो इस बात पे कायम भी हैं। तो ये होगा अगर तो आगे जाके मोस्ट लाइकली ये मीडिएट भी कर सकते हैं क्योंकि कहते हैं ना डिप्लोमेसी में कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि इट्स अ फॉरएवर वॉर या इट्स अ फॉरएवर कॉन्फ्लिक्ट। बातचीत से बातें रिजॉल्व हो जाती हैं इवेंचुअली। अच्छा, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ईरान का भारत के साथ ताल्लुक माजी में जो था, क्या वैसा ही रहेगा? क्या सर्दमोहरी दिखाई जाएगी या फिर मुस्तकबिल के अंदर गर्मजोशी भी दिखाई जा सकती है? देखिए, ईरान और इंडिया के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी रही हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक वहाँ बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट करके भी गए हैं। जो ओल्ड पर्शिया था, वहाँ से इंडियन गुजरात की तरफ ख़ास तौर से बहुत सारे लोग गए, तो उनकी एक कल्चरल एफिनिटी भी एक-दूसरे के साथ है और एक ट्रेड लिंक भी एक-दूसरे के साथ रहा है। हुँ, हो सकता है कि ये जो अभी रिसेंट जितनी डेवलपमेंट हुई, जिसमें इंडिया काफ़ी नपा-तुला अपना एक जवाब दे रहा था, जिसमें एक तरह से इंडिया डिप्लोमैटिकली इर्रेलेवेंट हुआ और डिप्लोमैटिकली एक तरह से खुद आइसोलेट हो गया। हालाँकि जो 60s या 70s में जो उनकी पॉलिसी थी ईरान के साथ, वो बहुत डिफरेंट थी। हुँ, इवन जो इंडिया और फ़लस्तीन की तरफ जो इंडिया की फ़लस्तीन के बारे में जो पॉलिसी थी, वो भी बहुत डिफरेंट थी। बहुत ओपनली फ़लस्तीन के हवाले से बात किया करते थे। लेकिन अब की जो गवर्नमेंट है, इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, वो बहुत मुख्तलिफ है। हो सकता है कुछ टाइम तक उनमें आपस में कोल्ड वॉर रहे, हो सकता है कुछ टाइम तक एक-दूसरे से वो ना करें, लेकिन इवेंचुअली ऐसा हो नहीं सकता कि आप इंडिया को इग्नोर करेंगे। ईरान भी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। इट्स अ ह्यूज इकोनॉमी और इंडिया का ज़्यादा जो फ़ोकस है वो इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा है। अभी हुँ, वो डिप्लोमैटिकली नहीं चल रहा, ना खुद को इस तरह से लेके आगे बढ़ना चाह रहा है। क्योंकि वो इंटरनली इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है, इंटरनली बहुत सारी चीज़ों में वो अपने मुल्क में भी डोमेस्टिकली इन्वॉल्व्ड हैं, टू बेसिकली कंसर्न देमसेल्व्स विद एनीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन अदर कंट्रीज़। उनके अपने लोगों ने खास तौर से शशि थरूर साहब का एक कॉलम आया था रिसेंटली जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को इस बात से सपोर्ट करना चाहिए अगर कोई भी रीजन में मीडिएशन करा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो और पाकिस्तान के साथ उनके जैसे भी ताल्लुकात रहे हैं, दे शुड बी एनकरेजिंग पाकिस्तान इन दैट रादर देन कि एक बहुत ज्यादा आइसोलेशनिस्ट जो पॉलिसी है कि नहीं पाकिस्तान है तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो चीज तो रहेगी कि ईरान और इंडिया के जो खास तौर से ताल्लुकात हैं हुँ। कुछ टाइम तक हो सकता है उसमें सरमोहरी रहे, लेकिन फिर इवेंचुअली आपको पता है कि वो एक साथ होंगे ही होंगे क्योंकि उनके बहुत इंटरेस्ट्स हैं एक दूसरे के मुल्क में और खास तौर से ट्रेड के हवाले से। और ईरान ऐसे मुल्कों पे डिपेंड करना चाह रहा है जहाँ पे वो एटलीस्ट इन इस पूरे मामले से पहले कैश इकोनॉमी ज़्यादा उनकी रही है और वो इस पे ज़्यादा रिलाय कर रहा था कि किसी तरह उनको कैश और मिले और उनके ट्रेड लिंक बेहतर हो लोगों के साथ सैंक्शंस की वजह से। लेकिन अब जबकि उनके पास ये जो रकम है, जो अमेरिका कह रहा है कि हम रिम्यूनरेशन के तौर पे देंगे और बाकी जो फ्रीज़्ड एसेट्स हैं उनको हम अनफ्रीज़ करेंगे, उसके हवाले से फिर काफ़ी जो नेगोशिएशन कहते हैं ना वो बदल जाएगी। इंडिया के साथ भी एक बातचीत का लेवल बदल जाएगा। पहले जो शायद थोड़ा नीचे लेवल था वो थोड़ा बराबरी का लेवल हो जाएगा। ठीक। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, अगले 60 दिनों के अंदर ईरान के चीन और रशिया के साथ रवाबित तेज़ तर रहेंगे, मामूल के मुताबिक रहेंगे या उससे भी कम तर रहेंगे? ईरान के चीन और रशिया के साथ तो काफ़ी पुराने ताल्लुकात हैं और उसमें अगर हम देखें तो ओवरऑल जब भी कोई ऐसी बड़ी सैंक्शन ईरान के ऊपर लगने लगती है या कोई भी किसी भी तरह से यूएस, यूके और फ्रांस ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, तो तब हमने देखा है कि चाइना और रशिया ईरान के डिफेंस पे ज़रूर आते हैं सामने। ये हमने डेफ़िनिटली देखा है और अभी भी चाइना और रशिया हो सकता है कि इतना ज़्यादा उन्होंने इस मामले पे ना कहा हो, हुँ, क्योंकि कहते हैं ना चाइना की तो पॉलिसी ये रही है कि आप अपने दुश्मन को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करें जब वो कोई गलती कर रहा हो। तो हुँ, उन्होंने यूएस को करने दिया जो वो कर रहे थे और उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए वो अपने ईरान के साथ रवाबित और भी मज़बूत कर देगा। हाँ, हुँ। ये है कि वो जो ये चाइना और रशिया है वो इतना ओपनली शायद वर्बली ये बातें नहीं करते, लेकिन एक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाइना और रशिया की ईरान को रहेगी और वो हमने पहले भी देखा है और वो हम आगे भी देखेंगे। वो पहले भी उन दोनों ममालिक की ईरान के साथ सपोर्ट देखी जाती रही और अब मुस्तकबिल के अंदर भी देखी बिल्कुल, जाती रहेगी जब तक बिल्कुल। फ़ायदा इन दोनों ममालिक को होता रहेगा। बहुत शुक्रिया सहर बलोच साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड और मेहमान के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।